स्काइप अब तो एक क्लासिक चीज बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ओरिजिनल थे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का इंडस्ट्री तो अब बहुत बड़ा हो गया है और स्काइप सबसे पहला बड़ा नाम था इसमें। मेरे ख्याल से मैं इन दोनों को कभी अलग नहीं सोच पाऊंगा। ये तो हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गया था। हम कहते थे इस बारे में मुझे स्काइप कर लेना, या मैं तुम्हें आज रात स्काइप करता हूं। सच कहूं तो अब ये सब ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। क्या लोगों को अब ऐसा लगता है कि स्काइप का समय अब गया, या कम से कम पहले जितना फेमस नहीं रहा? क्योंकि मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करना चाहता हूं। स्काइप का सफर बहुत दिलचस्प रहा है, जिसे मैं 3 हिस्सों में बांटना चाहता हूं। पहले हिस्से में वो इंडिपेंडेंट थे, कुछ नहीं से मल्टी बिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गए। दूसरे हिस्से में ईबे के मालिक थे और तीसरे हिस्से में माइक्रोसॉफ्ट के। तीसरा हिस्सा शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा होगा। तो आज मैं बात करना चाहता हूं कि वो इतने बड़े कैसे हुए और आज कहां खड़े हैं। लेकिन सबसे पहले, क्या किसी को कज़ा याद है? ये उन डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर म्यूजिक फाइल शेयरिंग वेबसाइट्स में से एक थी, बिल्कुल नैपस्टर जैसी। ये लोगों को सीधे एक दूसरे से कनेक्ट करती थी, किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर के थ्रू जाने के बजाय। सीधी सी बात है, ये सबके लिए फ्री में म्यूजिक डाउनलोड करने का तरीका था। कज़ा को यूरोप में स्वीडन और डेनमार्क के 2 लोगों ने बनाया था। उनके नाम प्रोनाउंस करना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। निकलस के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग फिजिक्स की डिग्री थी और उन्होंने एक स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में 3 साल काम किया था। तो मैं कहूंगा कि उनके पास इसके लिए एक अच्छा फाउंडेशन था, क्योंकि ये 2001 की शुरुआत में लॉन्च हुआ था, असल में नैपस्टर के बंद होने के सिर्फ 4 महीने पहले। अगर आप सोच सकते हैं तो इन गानों से जुड़े कॉपीराइट कानूनों ने इन कंपनियों को चलाना बहुत मुश्किल बना दिया था। ये लगातार कानूनी लड़ाइयां थीं। 2001 के अंत तक कज़ा भी इन्हीं कॉपीराइट इश्यूज से जूझ रहा था। मुझे लगता है कि इन दोनों को या तो कंपनी का भविष्य ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, या फिर बस ये नॉन स्टॉप कानूनी लड़ाइयों से निपटना नहीं चाहते थे। तो उस साल के अंत तक उन्होंने कज़ा को एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी चार्मिन नेटवर्क को बेच दिया। मुझे पता है, मैंने बात घुमा दी। मुझे स्काइप के बारे में बात करनी चाहिए थी और मैं यहां कज़ा के बारे में बात कर रहा हूं। तो लीजिए, मैं कज़ा के बारे में इसलिए बात कर रहा था क्योंकि इसे बेचने के तुरंत बाद उन दोनों लोगों ने स्काइप शुरू किया। और क्या मैं 1 मिनट ले सकता हूं कज़ा और स्काइप के बीच समानताओं को बताने के लिए? ये दोनों इसी डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर मॉडल पर काम करते हैं। दोनों ही मामलों में यूजर्स के बीच कुछ नहीं होता, बस एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एक मामले में यूजर्स अपना म्यूजिक शेयर कर रहे होते हैं और दूसरे मामले में वे बस अपनी आवाज शेयर कर रहे होते हैं। दरअसल स्काइप के आखिरी 2 अक्षर पीयर टू पीयर के लिए हैं। पी वाला हिस्सा, इससे पहले स्काई पीयर टू पीयर कहा जाता था, जिसे छोटा करके स्काइप कर दिया गया। अगर यह मेरा फैसला होता तो मुझे लगता है मैं स्काई पीयर टू पीयर के साथ ही रहता। इसमें एक अच्छा सा साउंड है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें उस कैची एक सिलेबल वाले नाम में वैल्यू दिखाई दी। असली स्काइप सर्विस बेटा वर्जन में अगस्त 2003 में शुरू हुआ था और तुरंत हिट हो गया। साल के एंड तक उनके पास मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स से ज्यादा थे। उनका बिजनेस मॉडल इतना जबरदस्त था, इसलिए वो इतना ग्रो कर पाए। इसमें 3 मेन पार्ट्स थी। मुझे लगता है सब मानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह था कि वो फ्री था। सोचो, कोई भी स्मॉल बिजनेस अपना प्रोडक्ट फ्री में देकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप ज्यादा प्रोडक्ट फ्री में नहीं दे सकते। पर स्काइप को इसकी चिंता नहीं थी। पीयर टू पीयर सर्विस होने की वजह से उन्हें सर्वर्स या बैंडविड्थ के पैसे नहीं देने पड़ते थे। दूसरे बिजनेसेस के उल्टा वो बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए ज्यादा यूजर्स को सर्विस दे सकते थे, जिससे उनका यूजर बेस स्ट्रांग हुआ। इसके साथ वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग बहुत इफेक्टिव होता है और यह सर्विस इसके लिए परफेक्ट थी, क्योंकि इसमें 2 लोगों की जरूरत थी। सोचो, अगर आपको बाद में मुझसे बात करनी है तो मैं कहूंगा कि स्काइप डाउनलोड करो। हम ऐसे बात करेंगे और पैसे भी बचाएंगे। बस एक नया स्काइप यूजर बन गया और शायद वो किसी और को भी बताएगा। इस बीच स्काइप को फ्री में एडवर्टाइजिंग मिल रही है। तीसरा पार्ट, उनके कुछ खर्चे भी थे। वो एक बिजनेस होते हैं, पर उनके पास इन खर्चों को कवर करने का एक और तरीका था। वो कंपनी के कुछ हिस्से प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचकर पैसे जमा करते थे। अब सवाल यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड होंगे? उनका क्या फायदा होगा?
वो इस उम्मीद में इन्वेस्ट करते थे कि स्काइप पेड सर्विसेज शुरू करेगा और पैसे कमाएगा। मतलब अभी पैसे नहीं है, पर जल्द ही आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 1 साल तक स्काइप ने कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने मिलियंस ऑफ यूजर्स का बेस बना लिया। एक बार एस्टैब्लिश्ड होने के बाद जुलाई 2004 में उन्होंने अपनी पेड सर्विस लॉन्च कर दी। इसका नाम था स्काइप आउट, जिसमें कस्टमर्स उन लोगों को कॉल कर सकते थे जो स्काइप पर नहीं थे। 1 साल से भी कम टाइम में उन्होंने स्काइप इन लॉन्च किया, जिसमें कस्टमर्स उन लोगों से कॉल्स रिसीव कर सकते थे जो स्काइप पर नहीं थे। वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं थे, पर अब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे थे। और ये बेटर है। ये सेल्स और उनका बढ़ता हुआ यूजर बेस ईबे का ध्यान आकर्षित कर रहा था, जो हुमेन हुमरे दूसरे स्टेज पर ले आता है। 2005 में ईबे ने स्काइप को $2.5 बिलियन में खरीदा, आधा कैश में और आधा ईबे के शेयर में, जो मुझे मानना पड़ेगा 2 साल पुरानी कंपनी के लिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है, जिसकी सेल सिर्फ $60 मिलियन के आसपास थी और वो प्रॉफिट भी नहीं कमा रही थी। $2.5 बिलियन ये जस्टिफाई करना मुश्किल है, पर जैसा मैंने कहा वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, तो शायद उन्हें लगा होगा कि ये प्रीमियम देने के लायक है। और उन्हें यह भी कॉन्फिडेंस था कि वो इसे अपने ऑनलाइन ऑक्शंस में इंटीग्रेट कर पाएंगे, बायर्स और सेलर्स के बीच कम्युनिकेशन ओपन करके, और उम्मीद है प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ बना पाएंगे। पेपैल दूसरी कंपनी है जो दिमाग में आती है। ईबे ने उन्हें कुछ साल पहले सिमिलर इंटेंशंस के साथ खरीदा था कि उसे अपने ऑक्शंस में इंटीग्रेट कर सके और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बना सके। यहां जब आप ईबे पे कुछ खरीदते हैं, क्या आप सच में उस इंसान से बात करना चाहेंगे, या भगवान ना करे वीडियो चैट करना चाहेंगे जिसने आपको वो बेचा है? आप क्यों चाहेंगे? बस ईमेल से बात कर लो, उतना काफी है। वो ईमेल्स ईबे कम्युनिकेशंस का प्रेफर्ड मेथड साबित हुए, इसलिए स्काइप उनके सर्विस के लिए ज्यादा वैल्यूबल नहीं निकला। फिर 2009 में 4 साल बाद ईबे ने स्काइप का लगभग 70% हिस्सा एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म, जिसे सिल्वर लेक पार्टनर्स कहते हैं, उन्हें $1.9 बिलियन में बेच दिया, जिससे कंपनी की वैल्यू लगभग $2.75 बिलियन आंकी गई, जो कि जितने में उन्होंने उसे खरीदा था उसके बराबर ही है। तो हाँ, सिमिलर प्राइस, पर यह 4 साल के ग्रोथ के बाद है। तो मैं कहूंगा कि जब उन्होंने इसे खरीदा था तब उन्होंने ओवरपे किया था। ज्यादा पैसा देने की बात करते हुए उनके तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, क्योंकि 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप का 100% हिस्सा $8.56 अरब नकद में खरीदा, जिससे उनकी कीमत 2 साल पहले के सौदे से 3 गुना ज्यादा हो गई। यह असल में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा एक्विजिशन था, जब तक उन्होंने 2016 में लिंक्डइन नहीं खरीद लिया। जब यह सौदा हुआ तो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा दिया, और फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से बहस करना मुश्किल है। पिछले साल स्काइप का रेवेन्यू 860 मिलियन था, लेकिन इसका नतीजा $8 मिलियन का नुकसान हुआ। स्काइप ने कोई पैसा नहीं कमाया। शुरुआत से ही उन्होंने बिजनेस जनरेट करने में हमेशा अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें प्रॉफिट कमाने में हमेशा मुश्किल हुई। इससे उन्हें लगभग $700 मिलियन का कर्ज बनाने में भी मदद मिली। इसलिए सभी ने सवाल किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें इतना वैल्यूएबल क्यों समझा। बिक्री के समय स्काइप के सीईओ, जो उस समय माइक्रोसॉफ्ट के तहत उस डिवीजन के इंचार्ज थे, ने कहा, साथ मिलकर हम स्काइप के रोजाना 1 अरब यूजर्स तक पहुंचने के लक्ष्य को तेजी से पूरा कर पाएंगे। ये एक दूर का लक्ष्य था, क्योंकि उस समय उनके लगभग 65 मिलियन मंथली यूजर्स थे। इसलिए मुझे लगता है कि प्रीमियम फ्री सर्विस से एक्सपेक्टेड ग्रोथ पर आधारित था, जो अन्य चीजों के अलावा पोटेंशियली ज्यादा पेइंग कस्टमर्स में ट्रांसलेट हो सकता है, जो उस समय लगभग 8 से 9 मिलियन प्रति माह था। एक्विजिशन का एक और कारण विंडोज लाइव मैसेंजर, जिसे पहले MSN मैसेंजर कहा जाता था, को कॉम्प्लीमेंट करना था। 2011 में इसके स्काइप से कहीं ज्यादा एक्टिव मंथली यूजर्स थे, लगभग 300 मिलियन के आसपास। यह एक बहुत बड़ा विषय है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ अतिरिक्त बातें शामिल करना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट इतना विवादास्पद क्यों रहा है। सबसे पहले, मैं नहीं चाहता कि यह कस्टमर सर्विस रिव्यू में बदल जाए, लेकिन स्काइप यूजर्स इस सर्विस से परेशान हो रहे हैं। इन सभी रीब्रांडिंग्स और दूसरी वेबसाइट्स के साथ मर्जर्स की वजह से इंटरफेस में लगातार बदलाव हुए हैं, कई बार बिना किसी वजह के।
और फिर लोगों को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स बनाने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे सर्विस और भी कॉम्प्लेक्स लेकिन कम रिलायबल हो गई है। साथ ही मुझे यह भी बताना चाहिए कि स्काइप अब उस पीयर टू पीयर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता है जो कभी इतना इंपॉर्टेंट था। माइक्रोसॉफ्ट के कंट्रोल लेने के तुरंत बाद उन्होंने इसे अपने सेंट्रलाइज सर्वर्स पर स्विच कर दिया, जिससे यूजर डेटा की इंटरसेप्शन से जुड़ा एक स्कैंडल हुआ। तो ये कुछ कारण हैं कि स्काइप यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट के इन्वॉल्वमेंट से खुश नहीं हो सकते हैं। नीचे कमेंट्स में बताओ, आजकल आप स्काइप के बारे में क्या सोचते हो और आगे के लिए क्या देखते हो, ऊपर या नीचे? और अगर उन्हें अपने इंडस्ट्री में फिर से ऊपर आना है तो क्या करना होगा? क्या आप स्काइप इस्तेमाल करते हो या पहले कभी करते थे? हो सकता है अब कम यूज करते हो क्योंकि दूसरे ऐप्स भी इस्तेमाल करते हो। तो आपके पीक स्काइप साल कौन से थे? मुझे आपकी बात सुननी है। देखने के लिए धन्यवाद।